दोस्तों नमस्ते। आज है 20 मार्च और 22 मार्च को मोस्ट प्रोबेबली पीसीईई प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर श्री राजेश मोहन जी का इंस्पेक्शन का दौरा की संभावना है। तो ऐसी हालात के अंदर सिर्फ एक दिन बचता है और एक दिन के अंदर कल से दिन रात लगे हुए भाई लोग और बहुत तेज़ी से इन्होंने ये काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से, जिसका मैं अवलोकन आप देखिए। और परसों शायद इसका इंस्पेक्शन होएगा इलेक्ट्रिसिटी वाला चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर श्री राजेश मोहन जी द्वारा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पोल लग रहे हैं। ये मेन जो बूम है या बीम में सेंट्रल बीम है, इसके ऊपर ये जो वाई शेप के हैं डीए कहलाते हैं। ये डीए के दोनों साइड में स्ट्रेट ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब लगेगी। ये देखिए स्ट्रेट ट्यूब ब्रैकेट ट्यूब के अंदर तार लग गए और इन तारों के साथ साथ अगर आप देख पाएँ तो बीच में ड्रॉपर भी लगा दिए गए। ये देखिए ये ड्रॉपर लग चुके हैं। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ऊपर वाला तार तो है कैटेनरी वायर, नीचे आ रहा है कौन इलेक्ट्रिक वायर लगने वाला। देखिए इसकी मोटाई तांबे का है पूरा पूल। दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में जो मेन टर्म्स जो काम में आती हैं उनकी थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। रेलवे का ओवरहेड वायर को कैटेनरी सिस्टम कहते हैं। जो ओवरहेड वायर आकाश में चलता है, कैटेनरी वायर द्वारा इलेक्ट्रिक लोकों को सतत विद्युत प्रवाह प्रदान किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक लोकों के पेंटोग्राफ से कैटेनरी वायर से होता हुआ ई लोकों को सप्लाई किया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन बिजली की आपूर्ति से ही चल पाती है, इसलिए बिजली की सतत सप्लाई देने के लिए ओवरहेड लाइन का उपयोग किया जाता है। और ओवरहेड लाइन में 25,000 वोल्ट का करंट होता है। हमारे मस्तिष्क में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ओवरहेड लाइन में हमेशा 25,000 वोल्ट ही क्यों सप्लाई किया जाता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि 25,000 किलो वोल्ट AC करंट जो का उसका करंट होता है उसके लिए बहुत इकोनॉमिकल होता है बनिस्बत 1.5 kV DC वोल्टेज के सिस्टम से। चूँकि 25,000 kV वोल्टेज सिस्टम ज़्यादा उच्च वोल्टेज लिए होता है, इसलिए हायर वोल्टेज को कंडक्टर के से गुजरने वाले करंट में फ्लो किया जाता है और इससे करंट को कम किया जाता है। करंट कम करने में कंडक्टर का साइज भी रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि 25,000 वोल्टेज सिस्टम ज़्यादा उच्च वोल्टेज का लिए होता है, इसलिए हाई वोल्टेज करंट में से गुजरने वाले करंट को जब कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते हैं तो वह इसे कम करने में सक्षम हो जाता है और दिस विल फ्लेक्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ कंडक्टर, और इस कंडक्टर के साइज को भी घटा पाता है। इसलिए कॉस्ट ऑफ कंडक्टर काफ़ी कम।
ये डीए की सेंटर देखने के लिए ऊपर से लगाया जा रहा है और ये डीए को नीचे रखा हुआ है और इसके दोनों ट्रैक के बीच की औसत लंबाई नाप कर उसका हाफ करके इसको सेंटराइज किया जा रहा है जिससे कि इसमें कोई डिसलोकेशन ना आए। ये देखिए पूरा नाप के अलग लिया जा रहा है और इससे वेल मीटरिंग की जा रही है ऊपर। ट्रैक के बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट आउटर एंड इनर साइड से इसका मेज़रमेंट किया जाता है ताकि डीए का एकदम सेंटर अलाइनमेंट हो और उसके बाद इस पे लगने वाले स्टे ट्यूब ब्रैकेट ट्यूब अकॉर्डिंगली सही लगे हो जाता है क्योंकि कंडक्टर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है और इसीलिए कॉस्ट ऑफ कंडक्टर काफ़ी कम होने से रेलवे को बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि लगातार कंडक्टर लगाए जाएंगे। सबसे पहले यूनिपोलर इलेक्ट्रिक लाइन का जो आविष्कार किया था वो वैज्ञानिक थे फ्रैंक जे स्प्रेंग द्वारा 1888 में से विकसित किया गया था। हाई वोल्टेज के कारण इसको करंट को ज़मीन से ऊपर रखा जाता है जिसके लिए ही इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक आर्म, उसके लिए आर्म और कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर इत्यादि का प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं पोल और आर्म्स दोनों कैटेनरी सिस्टम लार्ज इंसुलेशन में इसके साथ इसके रखे जाते हैं जो कि हाई वोल्टेज को फिजिकली और इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने में मदद देते हैं। ये जो गोले काले वाले हैं इंसुलेटर कहलाते हैं। छोटी सी ये बात कर लेते हैं, जो पोल आपको दिखाई दे रहे हैं इन पोल को कहते हैं रजिस्टर्ड आर्म। इस पे जो हॉरिजेंटल ट्यूब लगी है उसे कहते हैं स्टे ट्यूब और जो वर्टिकली और यानी ओब्लिक लग रही है उससे कहते हैं ब्रैकेट ट्यूब। तो स्टे ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब के द्वारा स्टेडी ट्यूब लगाई जाती है जिससे कि कॉन्टैक्ट वायर को पकड़ा जाता है और ऊपर जो है वो कैटेनरी वायर स्टे ट्यूब के द्वारा लगाया जाता है। कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर दोनों के बीच में जो तार आता है वर्टिकली उसे कहते हैं ड्रॉपर और ड्रॉपर से ये दोनों तारों को दोनों को पकड़े रखता है। कॉन्टैक्ट वायर का डिज़ाइन इस प्रकार का होता है कि ग्रूव होती है। कॉन्टैक्ट वायर जो नीचे वाला है उसमें एक ग्रूव होती है जिस पर कि एक क्लिप को फिक्स किया जाता है और ये जो क्लिप है उस ग्रूव को पकड़ लेती है जिसको पेचकस के द्वारा या कस दिया जाता है और कैटेनरी वायर के साथ साथ क्लिप को ड्रॉपर के साथ अटैच करके काम में लिया जाता है। ड्रॉपर आगे कैटेनरी वायर से जुड़ जाता है। अब दूसरी बात आती है सक्शन इंसुलेटर। ये भी एक कैटेनरी सिस्टम का ही एक प्रोडक्ट है जिसमें कि दो लंबे कॉन्टैक्ट वायर जिसके अंदर विद्युत प्रवाह का विद्युत फ्लक्स बन जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है, उसको कम करने के लिए कॉन्टैक्ट वायर के दो क्रमागत तारों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र को पृथक करने में ये प्रयुक्त किया जाता है जिससे ई लोगों का पेंटोग्राफ तेज स्पीड में दोनों तारों को इलेक्ट्रिक फील्ड को स्मूथली रन करता हुआ आगे बढ़ जाता है और करंट फ्लोज को की कंटिन्यूटी उसको मिलती रहती है। इलेक्ट्रिक OHE वायर के तीसरी जो चीज़ है वो खास वो है ऑटो टेंशनिंग डिवाइस। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर के साथ प्रयुक्त किया जाता है। यह मुख्य रूप से थर्मल एक्सपेंशन के समय कॉन्टैक्ट वायर उसको सदैव कांटेक्ट में रखता है। जब कभी सर्दियां और गर्मियां होती हैं तो थर्मल एक्सपेंशन से तार या तो बढ़ता है या सिकुड़ता है और इस दोनों के कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की को ये कंटिन्यू बनाए रखता है ऑटो टेंशन डिवाइस। इससे ये तार जो है कॉन्टैक्ट वायर हमेशा स्ट्रेट रहता है। मुख्य रूप से इसमें 3 पुली सिस्टम वर्क करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बैलेंस वेट जो इसके नीचे लटक रहे हैं वो सिस्टम को ऑटोमेटिक तार को एडजस्ट करते हैं। इस प्रकार से ये सिस्टम काम करता है और आज ये सारे काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं जिसका कि आप प्रत्यक्ष रूप से साक्षी हैं, आप भी और मैं भी। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। ये मेन जो बूम है या बीम में सेंटर बीम है इसके ऊपर ये जो वाई शेप के डीए कहलाते हैं, ये डीए के दोनों साइड में स्टे ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब लगेगी। और दोस्तों नमस्ते, आज है 21 मार्च 2023 और 21 मार्च को आप देख पा रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक बिजली की पूरी लाइन एक्टिव कर दी गई है। कल CRS यानी कि PCEE प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर श्री राजेश मोहन जी द्वारा प्रस्तावित है CRS करना, उसका इंस्पेक्शन करना। तो कल देखते हैं, कल ई लोग को भी संभावित है आएगा और अगर सब कुछ सही रहा तो 30 तारीख से पहले गाड़ी इलेक्ट्रिक चल जाएगी, चाहे दिल्ली की ओर चले चाहे जोधपुर की ओर आदि दूर चले। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डेजर्ट, ये बीकानेर शहर से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
दोस्तों नमस्ते। जैसा आपको मालूम है आज है 22 मार्च 2023 और 22 मार्च 2023 को दिन होता है चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और ये हिंदू वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। और ये हिंदू वर्ष हमेशा एक बहुत अच्छी यादगार तो है ही, इस बार एक खुश नसीब यादगार भी देखे जा रहा है क्योंकि इसमें बीकानेर की धरती पर WAP7 इलेक्ट्रिक इंजन ई-लोको आ गया है और आज इसका होना था, मगर किसी कदाचित कारण से 2 दिन के लिए CRS इसका टल गया है। तो प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर श्री राजेश मोहन जी संभवतः 2 दिन बाद CRS करेंगे, इसका इंस्पेक्शन करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन का। उसके लिए पहले से आज WAP7 गाजियाबाद का आ चुका है। ये देखिए मेरे पीछे गाजियाबाद का है। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। और इस इंजन को लेके आया है BGKT का WDP 4D 40596। आज है चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और पहला दिन होता है हिंदू धर्म का नव वर्ष। और इस नव वर्ष के अवसर पर बीकानेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इलेक्ट्रिफिकेशन की CRS करवाने के लिए आ चुका है WAP7। ये खड़ा WAP7 गाजियाबाद डिवीज़न का इलेक्ट्रिक इंजन आके तैयार खड़ा है। परसों यहाँ पे CRS होना संभावित है क्योंकि ये आज होना था 22 तारीख को, परंतु कतिपय कारणों से ये 2 दिन आगे टल गया है CRS। तो CRS करने के लिए, इंस्पेक्शन करने, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने के लिए आएंगे NWR हेड ऑफिस के प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर श्री राजेश मोहन जी आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे बीकानेर के इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रैक का। ये खड़ा WAP7 बीकानेर की धरती पर।